उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी इन दिनों ये कहती घूम रही है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार कुछ ही दिनों में गिरने वाली है, इसलिए सबको मध्यावधि चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। इन दोनों पार्टियों के दावों के बीच एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने ऐसा बयान दे डाला जिससे महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के कई विधायक और सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही पता चल जाएगा। श्रीकांत ने उद्धव को चुनौती भी दी है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के पहले एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर हो सकता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी कहा था कि उद्धव ठाकरे गुट अब खत्म हो गया है, कोई शिवसेना नहीं बची है। जो 5-6 विधायक बाकी हैं वो भी साथ छोड़ देंगे। वे किसी भी समय बीजेपी के साथ आ सकते हैं। 2019 के चुनाव में शिवसेना के 56 विधायक जीते थे, उनमें से सिर्फ 5-6 बाकी रह गए हैं, वे भी साथ छोड़ देंगे। ऐसे में श्रीकांत शिंदे का बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज किया और कहा कि उद्धव का मध्यावधि चुनाव का बयान एक टाइम पास के लिए है ताकि बाकी विधायक कहीं न जाएं। उन्होंने कुछ विधायकों को झुंझुना पकड़ाया है। जून में एकनाथ शिंदे ने 40 से ज्यादा विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिंदे का आरोप था कि पार्टी अपनी विचारधारा से हटकर काम कर रही है और बागी विधायकों को तवज्जो नहीं दी जा रही। बाद में उन्होंने बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए। अब आगे बीएमसी चुनाव है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक बार फिर आमने सामने हैं। हाल ही में दोनों नेताओं ने शिवसेना पर दावा किया था। बाद में चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नई पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे। उद्धव गुट को पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दिया है और चुनाव चिन्ह मशाल मिली है। इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को पार्टी का नाम बाला साहेब की शिवसेना दिया गया है और चुनाव चिन्ह 2 तलवारें और एक ढाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ किसी को कुछ करने की इजाजत नहीं है। गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ शशि थरूर पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव लड़े और 1000 से अधिक वोटों से हार भी गए। ये बात कहीं न कहीं गांधी परिवार को खटकी जरूर, लेकिन विपक्ष चुनाव की पर्देदारी की वजह से शशि थरूर के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब संकेत ऐसे हैं कि पार्टी शशि थरूर को किनारे लगाने में जुट गई है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के चुनावों में शशि थरूर को न कोई जिम्मेदारी दी गई है और न ही चुनाव प्रचार करने को कहा गया। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शशि थरूर को जगह नहीं दी, जबकि इस लिस्ट में ऐसे नाम हैं जिन्हें प्रचार करने कहीं नहीं जाना है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उनके नाम डाले गए हैं, जैसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। राहुल गांधी अब तक हिमाचल नहीं गए। अब कहा जा रहा है कि वे गुजरात में रैली करेंगे। पार्टी की इस किनारा कशी से शशि थरूर काफी आहत हैं। पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पार्टी को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने कहा है कि मैं निजी तौर पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहता था, लेकिन मुझे पार्टी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं किया। पार्टी को शायद मेरी सर्विसेज की यहाँ जरूरत नहीं। वैसे भी अगर मैं बिना स्टार प्रचारक बने किसी चुनावी राज्य में जाता हूँ तो चुनाव आयोग द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। उम्मीदवार के खर्चे से पैसे काटे जा सकते हैं। अब थरूर खुद तो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेंगे और दोनों ही चुनावी राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। थरूर ने इस बात पर भी जोर दिया कि वे बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाया है जिनकी शुरुआत असल में कांग्रेस द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि उन योजनाओं के लिए पीएम मोदी की तरफ से एक बार भी कांग्रेस को श्रेय नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि थरूर ने जनता की जरूरतों को सर्वोपरि बताया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वे कोई मोदी विरोधी नहीं हैं, उनका सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध है। एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं। मोदी के प्रति मेरी कोई नफरत नहीं है। मेरा विरोध तो सिर्फ सरकार तक सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान तो संभाल ली, लेकिन आने वाला वक्त इतना बुरा होगा इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं रहा होगा। अध्यक्ष बनते ही उनके हिस्से में उपचुनाव की बड़ी हार के बाद हिमाचल और गुजरात का दंश तो होगा ही,
साथ ही अब दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी कांग्रेस के गायब होने का सेहरा उन्हीं के सिर सजना है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे में कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल से साफ है कि दिल्ली नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को महज 5 से 12 सीटें ही मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए 130 से 160 वार्ड्स जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 90 से 110 सीटें ले सकती है। इस लिहाज से कांग्रेस को काफी कम सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और ये कांग्रेस के लिए बेहद बुरी हार होगी। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए परिस्थितियां और भी अधिक खराब हो जाएंगी, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं, सभी में बीजेपी की बड़ी जीत के अनुमान लगाए गए हैं। इसलिए जमीन पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले बम बम हैं। मतलब ये कि खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद उपचुनाव तो हारे ही हैं, 2 राज्य और गंवाने वाले हैं। दरअसल सोनिया गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की कमान सौंपी गई, तो वहीं राहुल गांधी लंबे समय से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि लगातार मिल रही हार के बीच पार्टी को इन बदलावों से कुछ संजीवनी मिल सकती है। लेकिन हाल के उपचुनाव के नतीजों और दिल्ली नगर निगम के लिए सामने आए ओपिनियन पोल से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच 4 दिसंबर को हो रहे एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक होने का अंदेशा मतदाताओं ने अभी से जता दिया है। सर्वे में बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 16% वोट ही जा सकते हैं, जबकि बीजेपी को 45 से 47% और आम आदमी पार्टी को 35 से 38% वोट मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस रह सकती है। गौरतलब है कि परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम में कुल सीटों की संख्या 250 हो गई है। इन 250 वार्ड्स के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। कुल 50% वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित 42 वार्ड में 21 सीट महिलाओं के लिए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के 208 वार्ड में 104 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। मतदान के बाद 7 दिसंबर को मतगणना होगी। दिल्ली में इस बार 22 वार्ड कम हो गए हैं। पिछली बार के 272 वार्ड के बजाय 250 वार्ड पर चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पात्राचौल जमीन घोटाला में आखिरकार संजय राउत को जमानत मिल ही गई, लेकिन जमानत मिलते मिलते काफी वक्त बीत गया और उद्धव ठाकरे करीब 101 दिन बाद जब तक संजय राउत को जमानत मिलती, तब तक उद्धव ठाकरे की सियासी नाव पूरी तरह से डूब चुकी है। शिवसेना नाम की कोई पार्टी नहीं रही। 2 गुटों में बटी पार्टी के अब अलग अलग नाम हो चुके हैं और सामने बीएमसी का चुनाव है और उसके बाद का सफर तो और भी मुश्किल। उद्धव ठाकरे को अपने इस सिपहसालार की कमी पिछले दिनों खूब महसूस हुई होगी, जब उनकी नजरों के सामने उनका पूरा चमन लुट गया। संजय राउत के साथ उनके सहयोगी प्रवीण राउत को भी जमानत मिल गई। पात्राचौल जमीन घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पात्राचौल जमीन घोटाला 1039 करोड़ रुपए का है। इस घोटाले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने संजय राउत के घर तलाशी में 11 लाख रुपए से ज्यादा जब्त किए। इस मामले में अप्रैल में ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों की 11 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्तियों को भी जब्त किया था। ईडी ने कुछ समय पहले इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की। ईडी के मुताबिक संजय राउत पात्राचौल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण राउत के जरिए सीधे तौर पर शामिल थे। ईडी ने दावा किया था कि 2006-07 के दौरान संजय राउत ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पात्राचौल के पुनर्विकास को लेकर पूर्व सीएम की अध्यक्षता में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों और अन्य लोगों के साथ कई बैठकों में हिस्सा लिया था। इसके बाद मामले में आरोपी राकेश वधावन को मेसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पात्राचौल परियोजना के पुनर्विकास के लिए लाया गया। संजय राउत ने नियंत्रण करने के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में प्रवीण राउत को अपने प्रॉक्सी और विश्वास पात्र के रूप में शामिल किया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक किए गए समझौते के अनुसार उन्हें 672 किराएदारों का पुनर्विकास कर सभी के लिए 767 वर्ग फुट फ्लैट का निर्माण करना था और इसके लिए महाड़ा को 1,11,467.82 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र दिया गया था।
बदले में जमीन पर मुफ्त बिक्री घटक विकसित करने और थर्ड पार्टी के खरीदारों को फ्लैट बेचने का हकदार था। हालांकि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना दायित्व पूरा करने से पहले जमीन एफएसआई को बेच दी। एफएसआई को गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा थर्ड पार्टी डेवलपर्स को 1034 करोड़ रुपए में बेचा गया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि संजय राउत के प्रॉक्सी प्रवीण राउत को HDIL से उनके बैंक खाते में 112 करोड़ व्यावसायिक इकाई, परिवार के सदस्यों आदि के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रकार संजय राउत अवैध तरीके से आय प्राप्त करने और संपत्ति के अधिग्रहण के लिए हस्तांतरण और अन्य संस्थाओं को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की हालत और खराब होती जा रही है। राज्य में कांग्रेस के एक के बाद एक दूसरे नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और सभी का एक ही आरोप है कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं। मतलब ये कि कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथों में होने पर जो रवायत दशकों से चली आ रही थी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी की कमान संभालने के बाद बदस्तूर जारी है। अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता मोहन सिंह राठवा के इस्तीफा देने को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि गुजरात के तलाला सीट से कांग्रेस विधायक भगवान भाई घाना भाई बराड़ ने सभी पदों से इस्तीफा दे बीजेपी का हाथ थामा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर निमाबेन आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा। इससे गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। विधायक भगवान भाई घाना भाई बराड़ ने विधायक पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गिर सोमनाथ जिले में तलाला सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले बराड़ ने कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को अपना इस्तीफा पत्र भेजा तथा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य को भी इस्तीफा सौंपा। बराड़ ने गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों से विचार विमर्श करने के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया तथा वह चुनावी टिकट पाने की बिना किसी पूर्व शर्त के बीजेपी में शामिल होंगे। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले कांग्रेस के 11 बार के विधायक और दिग्गज आदिवासी नेता मोहन सिंह राठवा ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। राठवा ने अपने बेटों राजू भाई राठवा और रंजीत भाई राठवा से इस्तीफा दिलवाया। वह सभी नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके कुछ देर बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रभारी हिमांशु व्यास भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों की सूची पर चर्चा कर रहा है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। गुजरात की सभी 183 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीदवारों की सूची कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में तथा 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान 8 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मोदी सरकार की एक और बड़ी कामयाबी के तहत पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले भगौड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद अब जो कांग्रेस नीरव मोदी को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साधती थी, उसकी ही जान सांसद में अटक गई है। वजह यह कि नीरव मोदी अगर भारत आ गया तो कांग्रेस के एक और बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा जनता के सामने होगा। क्योंकि जिस तरह विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने साल 2011 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए की डोनेशन दी थी और ये बात सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था, उसी तरह नीरव मोदी ने भी कांग्रेस के एक ट्रस्ट को चंदा दिया था और इस मामले में जांच एजेंसियां नीरव मोदी से पूछताछ जरूर करेंगी। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जहां पर प्रत्यर्पण रोकने की अपील की गई थी। कोर्ट का कहना है कि नीरव का प्रत्यर्पण किसी भी नजरिए से अन्यायपूर्ण या दमनकारी नहीं होगा। गौरतलब है कि भगौड़े नीरव मोदी पर मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इसी साल फरवरी में नीरव मोदी को उस समय बड़ा झटका लगा था जब ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद नीरव मोदी ने लंदन हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। नीरव मोदी ने हाईकोर्ट से कहा था कि भारत में उसकी जान को खतरा है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई की अनुमति 2 आधार पर दी गई थी। यूरोपीय मानवाधिकार समझौते यानी ECHR के अनुच्छेद 3 के तहत यदि नीरव की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसका प्रत्यर्पण अनुचित या दमनकारी है तो दलीलों पर सुनवाई करने की अनुमति थी और मानसिक सेहत से ही संबंधित प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91 के तहत इसकी अनुमति दी गई। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का मामला पहली बार 29 जनवरी 2018 में सामने आया था। इसके बाद 29 जून 2018 को इंटरपोल की ओर से नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।
इसके बाद अगस्त 2018 में सीबीआई ने पहली बार ब्रिटेन की हाई कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अपील की थी। वहीं पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा था कि वे 1 सप्ताह के भीतर बैठक करें और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता की ओर से किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन देन से जुड़ी सामग्री साझा करें। पीठ ने कहा कि मेहता से जांच एजेंसियों को पड़ताल में बैंक खातों के संबंध में जो भी प्रासंगिक जानकारी मिली है उसे वो सीबीआई के साथ साझा करें। वहीं लंदन में सुनवाई के दौरान जजों ने भारत सरकार द्वारा दिए गए उन आश्वासनों का भी जिक्र किया जहां कहा गया था कि नीरव मोदी को जेल में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब भारत सरकार की तरफ से पेश हुए हेलन मलकम ने कहा था कि यह काफी संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में नीरव मोदी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।